अंदेशा नज़र आ रहा है वो ये है कि इन ज़मीनों को कहीं 2000 एकड़ कहीं 5000 एकड़ इकट्ठी करके उसको ने ये कारपोरेट को देंगे। और अगर कारपोरेट खेती में इंटर कर गया तो समझो किसान गया। मैं आपको बताऊँ, राजकुमार सैनी था बीजेपी का था, अब उसने जाटों को गालियाँ देनी शुरू कर दी, तो जाट क्या करेंगे जी, वो भी वापस। कुछ मांगे हैं जो पेंडिंग है, जैसे एमएसपी की है, सबसे बड़ा सवाल तो एमएसपी का था। लेकिन उसके साथ साथ एक बात ये भी है कि एमएसपी हरियाणा पंजाब में तो मिल रहा है, और जहाँ नहीं मिल रहा वहाँ आंदोलन नहीं एमएसपी के लिए होता। अब हरियाणा पंजाब में बैठे बिहार के आदमी के लिए बात करें तो वो वजन नहीं बढ़ता। ये भी एक कारण उसका है जो एमएसपी की मांग पूरी नहीं हो रही, जिसके लिए हम कह रहे हैं। तो उन राज्यों में क्या आप लोग जागरूकता किसानों के अंदर लेकर आएंगे? देखिए, जाते हैं, लेकिन एक्चुअली तो जहाँ का काम होता है वहीं के लोग जाके तो बात होती है। और अभी मैं बिहार में गया था, एक रैली वहाँ पे की थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति, उनका वहाँ का हालात वो भी ऐसे नहीं है कि वो बड़ा आंदोलन कर पाए। अच्छा, दिल्ली में किसान आंदोलन में आप एक तरह से जीत आप मानते हैं कि हमने प्रधानमंत्री झुकाया, कृषि बिल वापस लिए, लेकिन उसके बाद किसान एकजुट नहीं हो पाए, किसानों के बीच में बहुत सारी खबरें आई, देखिए टूट गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। उसके पहले भी हम एकजुट नहीं थे। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये ऐसी मुसीबत थी जिससे पैदा करने वाला भी मरेगा और जिससे खाने वाला भी मरेगा। वरना एक तरफ नुकसान होता है, या तो खाने वाले को नुकसान होता है या पैदा करने वाले को नुकसान होता है। लेकिन ये जो कानून बनाए थे, इनसे पैदा करने वाले को भी नुकसान था, इनसे खाने वाले को भी नुकसान था। और ये पूरे देश की मुसीबत थी, और मुसीबत में आमतौर पे होता है चार भाई होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसमें ये बात पहले से ही तय की गई थी कि जब तक ये आंदोलन चलेगा, दिल्ली की सीमा पे जब तक हम बैठे हैं, तब तक हम जो है वो एसकेएम के झंडे के नीचे रहेंगे। उसके बावजूद भी रहने की कोशिश करी, लेकिन उसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मेरे को तो बाहर निकाल दिया है, राज्यपाल को भी बाहर निकाल दिया, बाकी ये भी हैं, चल रहे हैं। अच्छा, एक हरियाणा सरकार ने एक नया बिल लेके आई है, विधानसभा में पास भी कर दिया है, राष्ट्रपति को भेजा हुआ है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। और विपक्षी नेताओं ने ये कहा कि ये सरासर फिर जमीनों की दूसरे तरीके से लूटने की साजिश एक रची जा रही है सरकार की। हरियाणा सरकार ने विधानसभा में बिल पेश किया है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। और पिछले दिनों विपक्षी नेता किरण चौधरी ने भी ये कहा था, उपेंद्र हुड्डा ने भी कहा है, और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है कि वो इस पर मोहर न लगाएं। 6 महीने तक वो राज्यपाल के पास लटका रहा, अब राज्यपाल ने पास करके राष्ट्रपति को भेज दिया। देखिए, होता क्या है, हमारे देश में विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभाता। वो ये सोचते हैं कि जब सरकार से दुखी हो जाएंगे, वो तो चाहते हैं कि सरकार गलत कानून बनाए। सरकार से दुखी होंगे तो उन्हीं के पास वोट डालने जाएंगे। ये वोट की राजनीति के तहत जो है वो विपक्ष जो बोलना होता है वो बोलता नहीं है, क्योंकि अगर उनके बोलने से कानून रुक जाए तो ये मानेंगे कि वो सरकार ने ठीक काम किया। नहीं, क्या ये दूसरा तरीका अपना रही है सरकार? मैं वापस लेकर मैं जहाँ जाना चाह रहा हूँ, मैं जाना वहाँ चाह रहा हूँ कि विपक्ष अपनी भूमिका ना तो पिछले आंदोलन में निभाई, ना उसके पीछे कभी निभाई, और ना आज निभा रहा है। और रही बात आपकी दूसरी, पिछले दरवाजे से कानून लाने की, वो अब देखिए जो हरियाणा और पंजाब में मुश्तरका ज़मीनें थी, वो मेरे ख्याल से कई लाख एकड़ हरियाणा में है, कई लाख एकड़ पंजाब में है। वो किसानों ने अपने हिस्से से छोड़ी हुई ज़मीनें थी, और 60 साल से नहीं बल्कि 1918 से करीब उनमें बहुत से किसान खेती कर रहे हैं, 100 साल से ज़्यादा। तो अब सरकार ने वो कर दिया है कि भी ये ज़मीनें जो हैं वो सारी सरकार की मानी जाएंगी, पंचायत की या जो म्युनिसिपल है उसकी मानी जाएंगी। तो ये कई लाख एकड़ हरियाणा में है, कई लाख एकड़ पंजाब में है। और अभी उसके अलावा भी जो स्कूलों की ज़मीनें हैं, सारे स्कूल सरकार ने अपने नाम कर लिए, पहले पंचायत के नाम होते थे। तो हमें उस पर जो अंदेशा नज़र आ रहा है वो ये है कि इन ज़मीनों को कहीं 2000 एकड़ कहीं 5000 एकड़ इकट्ठी करके उसको ने ये कारपोरेट को देंगे। और अगर कारपोरेट खेती में इंटर कर गया तो समझो किसान गया। कारपोरेट में तो जैसे एंट्री हो चुकी है, कारपोरेट खेती में बहुत सारी जगह हरियाणा में बड़े बड़े इनके इस तरह से बन चुके हैं जहाँ की पूरा अनाज वहाँ जाने लग गया है। नहीं, उसके खेती में एंट्री नहीं हुई है, उसके स्टॉक में एंट्री है, और उसकी जो है खाद में, दवाई में, वो सारा उनके हवाले हैं। हाँ, एक नई बात और हुई है कि जो बीटी सरसों की जो परमिशन दी है वो ये है कि पूरा अगर
सभी चीज़ में इन्होंने बीटी का परमिशन दे दी। अब देखिए कपास में बीटी की परमिशन दी, कपास में बीटी है, लेकिन पिछले 4 साल से कपास नहीं हो रही। हम किसी का कुछ कर तो नहीं पाए, 4 साल से कपास नहीं हुई। और अगर हम कपास का बीज कहीं से प्राइवेट खरीदना चाहें, देसी अपना बीज ढूंढना चाहें तो नहीं मिलेगा। और ऐसे अगर पूरे बीज में बीटी के परमिशन दे दी तो पूरे का पूरा बीज का कारोबार कंपनियों के हवाले चला जाएगा। और जब बीज उनके हवाले होगा, अब आप लगाइए सूरजमुखी है, सूरजमुखी को 3,000 रुपये किलो दे रहे हैं, 3,000 रुपये की 1 किलो, यानी किसी तरह वो हमें लुटे तो हम रोक नहीं पाएंगे। तो इन चीज़ों पे जो है वो कब्जा धीरे धीरे जो है वो जमा रहे हैं। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़न्नी के बीच में लगातार विवादों की खबरें आ रही हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं कि यूपी में जो किसान कुचले गए थे उनमें भी उन्होंने अच्छी तरह से पैरवी नहीं की थी। पिछले दिनों भी आपका एक बयान आया था। देखिए, इसको विवादित बयान हम नहीं कह सकते। इसको ये है कि जहाँ कहीं कमी रहती है वो दूर करनी चाहिए और हम दूसरे को बताते हैं। और हमारा कोई ये नहीं है कि हमने कोई ज़मीन बंटवानी है या हमने कुछ और बंटवाना है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। लेकिन हाँ, जो किसानों के लिए काम करते हैं वो जो भी करें वो ईमानदारी से करना चाहिए। क्या किसान संगठन दोबारा एकजुट हो पाएंगे जैसे पहले किसान संयुक्त मोर्चा? नहीं, ऐसी संभावना नहीं है। अच्छा, एक और बात है, किसानों का इतना बड़ा वोट बैंक है कि ये अपनी वोट की ताकत चुनाव में क्यों नहीं दिखा पाता? देखिए, अभी हमारे बीच में बहुत कुछ होता है। अभी ये SKM था, अभी RSS बीच में बढ़ा, उसने अपना एक बड़ा एजेंट बीच में लाया और उस एजेंट ने इसको 2 फाड़ कर दिया, 2 फाड़ कर दिया। अब ऐसे ही जो हमारी वोट है उसमें क्या करते हैं, उनके पास बड़ा जुगाड़ है। मान लिया एक आदमी उसने जाटों का लीडर बना दिया, दूसरे आदमी को उसने ब्राह्मणों का लीडर बना दिया, तीसरे आदमी को उसने हरिजनों का लीडर बना दिया। वो अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, राजकुमार सैनी था, बीजेपी का था। अब उसने जाटों को गालियाँ देनी शुरू कर दी, तो जाट क्या करेंगे जी, वो भी वापस गाली देंगे, आपस में फूट पड़ गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मेंशन होती हैं जाके हमारे चुनाव में। हमने आर्थिक मुद्दे पे कभी चुनाव नहीं लड़ा, हमने जाति के मुद्दे पे, धर्म के मुद्दे पे चुनाव लड़े, इसीलिए बिछड़ते हैं। पंजाब में कि उस किसानों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और आप भी उसमें शामिल थे, लेकिन वहाँ भी किसी भी किसान को सफलता नहीं मिल पाई। कैसे मिलेगी? उसका विरोध करने वाले हमारे ही तो थे। अगर पूरा SKM दिल्ली में ये फैसला करके उठता कि पंजाब में जो चुनाव है वो सारे मिलके लड़ेंगे, पूरा SKM पंजाब में जाएगा, क्योंकि आंदोलन से तो ये सारी बात मानने नहीं है। और आंदोलनों में तो हमें धोखा देते हैं, एक बार उठाने के लिए कुछ भी मान जाते हैं, बाद में फिर आते हैं। ये कोई पहला आंदोलन नहीं है, जितने पीछे हुए उनमें भी यही हाल हुआ। तो अगर पूरा SKM एक तरफ हो गई इलेक्शन लड़ता तो मैं ये कहता हूँ 100 सीट आनी थी पंजाब में। क्या अब क्या हुआ? अब यही तो बनाने वाले हैं और यही 6 महीने बाद उसके दरवाजे पे बैठ के क्यों अब क्यों बैठे हैं? क्या आपको अगर वो अच्छा था और अच्छा समझ के बनाया है तो अब उसके दरवाजे पे क्यों बैठे? क्या आपको लगता है किसान यूनियनों को राजनीति में आना चाहिए? इसके अलावा दूसरा चारा नहीं है, चाहे 100 साल तक लड़ें, 7 जन्म तक लड़ें, इसके अलावा दूसरा चारा हो ही नहीं सकता। जी, आखिरी सवाल, किसानों के मुद्दों को लेकर आगे की क्या रणनीति है MSP और दूसरी मांगों को लेकर? देखिए, रणनीति तो ज़्यादा तो अभी हमने SKM के ऊपर छोड़ी हुई है, क्योंकि मेरे को तो बाहर निकाला हुआ है। अभी वो तो उनके ऊपर छोड़ी हुई है, वो क्या कदम उठाते हैं, और अगर वो नहीं उठाएंगे तो फिर हम देखेंगे। जी।